Hello friends, welcome to Education Wave. Today we are going to study about reproduction in organisms. टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में कवर करने हैं वो है लाइफ स्पैन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमें फेजेस के बारे में भी पढ़ना है जो 3 फेजेस होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेंसिकिन फेज, एंड द फोर्थ वन इज इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसमें भी हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. सो जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लाइफ स्पैन. सो व्हाट इज लाइफ स्पैन? लाइफ स्पैन का मीनिंग होता है द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. लाइफ स्पैन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता. हर ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट लाइफ स्पैन्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो एलिफेंट होता है उसका लाइफ स्पैन बस 60 to 90 ईयर्स का होता है. पैरेट का 140 ईयर्स. सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है कि जो पैरेट्स होते हैं वो 140 ईयर्स तक जीते हैं. और जो रोजेस की लाइफ होती है वो 5 to 7 ईयर्स. इजंट इट शॉकिंग? और जो वो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो 60 ईयर्स की होती है. और भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके डिफरेंट लाइफ स्पैन्स होते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन. So what is reproduction? It is the biological process by which new individual organism, which is offspring, are produced from their parents. Each organism बस 2 ही तरीक़ों से reproduce होता है. First one is asexual and the second one is sexual reproduction. हम इनके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे. So first one है asexual reproduction. It is a mode of reproduction in which new individual develop from a single parents. Asexual reproduction में हमें हमेशा single parents की ही involvement चाहिए होती है. इसमें बस one parent that is called uniparental. It is also known as uniparental reproduction. इसमें जो offsprings होते हैं वो exact copies होते हैं parents के, इसीलिए हम उन्हें क्लोन्स बोलते हैं. सो सच अ ग्रुप ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल इज कॉल्ड क्लोन. ये बहुत ही सिंपल और क्विक मेथड होता है रिप्रोडक्शन का. और भी बहुत सारे इसके फीचर्स हैं. फॉर एग्जांपल इट कैन अकर थ्रू अनस्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ पेरेंट. It is common method of reproduction in only simple organisms like single celled. ये multicellular organisms में देखने को नहीं मिलता. Only single celled organism ही belong करते हैं. For example, Monera and Protistas come under this reproduction. It is common mode of reproduction in lower organism, but higher organism also exhibit this type of reproduction where it is known as vegetative reproduction. So different ways of asexual reproductions are binary fission, and second one is budding, third fragmentation, fourth sporulation, and the fifth one is vegetative reproduction. सो फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन जो हमेशा अमीबा और पैरामीशियम जैसे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलती है. सो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? इट अकर्स इन मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. इसमें जो अमीबा होता है वो पहले उसके न्यूक्लियस डिवाइड्स होते हैं, देन साइटोप्लाज्म, एंड देन ये 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है. नाउ ये अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है, ये समझ आ गया. नाउ सेकंड इज बर्डिंग. इट अकर्स इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. ज़्यादातर ये यीस्ट जैसे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल हमने बहुत बार सुना भी है, इवन 10th क्लासेस में भी हमने सुना है बर्डिंग इन यीस्ट. हम छोटी क्लासेस में हमेशा पढ़ते हैं यीस्ट में बर्डिंग शो होती है. आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा बट ये इस क्लास में पढ़ाया जा रहा है. सो यहाँ पे देखिए ये है यीस्ट. इसके पहले साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस डिवाइड हुए, देन साइटोप्लाज्म, और फिर ऐसे बर्डिंग शो हो रही है. ये रहा इसका बर्ड, ये भी है इसका डेवलपिंग बर्ड्स, डॉटर बर्ड्स सॉरी, और ये है इसका मदर सेल जिसमें से ये डेवलप्ड हुए हैं. इन्हें बोलेंगे हम ऑफस्प्रिंग डॉटर बर्ड्स. सो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि
हाउ बाइनरी फिजन इन अमीबा कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम बडिंग इन यीस्ट। बाइनरी फिजन अमीबा के अंदर और बडिंग यीस्ट के अंदर कैसे डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सो बाइनरी फिजन जो उसमें अमीबा में देखने को मिलती है, उसके अंदर जो डिवीज़न होती है साइटोप्लाज्म में वो इक्वल होती है और पेरेंट सेल जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन बडिंग में होता है कि जो डिवीज़न होती है वो साइटोप्लाज्म की, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि ये बड़ा है एंड दिस वन इज स्मॉल। सो जो साइटोप्लाज्म है वो अनइक्वल है एंड पेरेंट सेल जो होता है वो हमेशा रिमेन इंटैक्ट होता है। और जैसे कि आपने अमीबा में देखा था, जो पेरेंट सेल था वो खुद ही डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया था और 2 डॉटर सेल मिल गए थे हमें और पेरेंट सेल तो डिसअपियर हो गया था। तो ये मेन डिफरेंस है और हमें ये पता होना चाहिए। सो थर्ड है फ्रेगमेंटेशन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और क्लोनिंग भी कह सकते हैं, इन विच एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स में कट होना एंड मैच्योर्स एंड डेवलप इनटू मैच्योर एंड फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल दैट आर क्लोन्स ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म, और इसे हम स्प्लिटिंग भी बोलते हैं। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल, 2 बेस्ट एग्जाम्पल हमने अब तक पढ़ा है वो है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में फ्रेगमेंटेशन शो होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं प्लेनेरिया में फ्रेगमेंट्स हो गए ये 3 पार्ट्स, और ये जो तीनों पार्ट्स हैं वो कैपेबल हैं एक न्यू इंडिविजुअल को डेवलप करने के लिए। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज स्पोरुलेशन. So asexual reproduction also occurs through formation of specialized reproductive structures like spores. जो most common spores हैं वो हैं zoospores and conidia. So zoospores और conidia होते क्या हैं? जो zoospores होते हैं वो microscopic motile spore that move by means of flagella. For example, what is flagella? किसी भी ऑर्गेनिज्म में जब मूवमेंट के लिए उनके ऊपर इस टाइप के, इसको बोलते हैं फ्लैजिला, जो कि इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको शो हो रखा है, ये है इसके फ्लैजिला. ओके, इट इज फॉर्म्ड इनसाइड स्पोरेंजिया, जिसका एग्जाम्पल है क्लैमिडोमोनास. और कोनिडिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं. क्यों नॉन मोटाइल होते हैं? बिकॉज इनके अंदर फ्लैजिलाज एब्सेंट होते हैं. देखा यहाँ पे फ्लैजिला एब्सेंट है, so they are non-motile and produced by special branches called conidiophorus. इसे बोलते हैं हम conidiophorus. This is a specialized branches that is known as conidiophorus. It occurs outside over conidiophorus. इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम. Now the last and not least, fifth है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी बोलते हैं. इट इज़ अ मैथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच जो सोमैटिक पार्ट होता है प्लांट का वो बॉडी से डिटैच हो जाता है. डिटैच मीन्स अलग होना, सेपरेट होना फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर एंड डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट अंडर suitable environment condition. The detachable somatic part involved in vegetative propagation is called vegetative propagules. जो detachable, जो अलग separate हुआ part है somatic part, वो जब involve होता है vegetative propagation के अंदर तो उसे हम बोलते हैं vegetative propagules. For example, different plants के vegetative propagules हैं, जैसे कि potato की eyes. अगर हमारे पास इसकी पोटैटो की आइज़ हैं तो हम उस आइज़ के थ्रू हम पोटैटो को उगा सकते हैं. ओके, एंड जिंजर के राइजोम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ये 12th की NCERT बुक में भी दे रखे हैं एग्जाम्पल्स में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये. ओके, और जैसे कि अगेव के बल्बिल, वाटर हाइकिन के ऑफसेट्स एंड ब्रायोफाइलम के लीव बड. फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम, ये लीव्स हैं, इन लीव्स पे छोटे छोटे लीव बर्ड्स होते हैं जिनको अगर हम कट करके फिर से ग्रो करेंगे तो वो ब्रायोफाइलम में फिर से कन्वर्ट होने में कैपेबल होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इन्हें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स.
Thank you so much. Hello friends, welcome to Education Wave. Today we are going to study about reproduction in organism part 2. पहले की वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा था और इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. What is sexual reproduction? Sexual reproduction involves formation and fusion of gametes to form the zygote which develops to form the new organism. Sexual reproduction में gametes की formation होती है, then उनका fusion जिसकी हेल्प से zygote की formation होती है जो कि डेवलप होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है और एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है. It is a reproduction in which new individual are formed from two parents. So यहाँ पे दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. It is a reproduction in which new individual are formed from two parents. So one is male and the second one is female. Characteristics of sexual reproductions are fusion between male and female gametes give rise to new individual. जो मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है उसकी वजह से न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है. सेकेंड, प्रोड्यूस्ड ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. जैसा कि हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी देखा था कि जो ऑफस्प्रिंग्स थे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रोड्यूस हुए थे वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल थे पेरेंट्स के. बट हेयर in sexual reproduction they are not identical to their parents. इनकी आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट होती है अपने पेरेंट्स से. थर्ड वन इज सो इट प्रोड्यूसेस वेरिएशन. हमें पता है, हम 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिएटेड वेरिएशन, इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस और ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करता है फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए. फोर्थ वन इज इट इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड सिनगैमी. मियोसिस ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें रिडक्शनल डिवीजन्स होते हैं और सिनगैमी होती है. सो इट इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड सिनगैमी. फिफ्थ पॉइंट इज इट इज स्लो, एलाबोरेट और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. सो मल्टीप्लिकेशन इज नॉट रैपिड. ऑब्वियस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और इसमें मियोसिस है, सिनगैमी है, तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है. ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता. जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बर्ड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा, ये जो यीस्ट होती है उनकी बर्ड्स बहुत जल्दी डेवलप हो जाती हैं. अमीबा भी बहुत जल्दी सेल डिवीज़न शो करता है. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं टू ग्रो करने के लिए. सो इट इज़ स्लो और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो फास्ट नहीं होती है, रैपिड नहीं होती है. आगे बढ़ते हैं. When can an organism sexually reproduce? कब एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होगा? हमें कैसे पता लगेगा कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है और उसके अंदर ये एबिलिटी आ चुकी है? तो देयर आर 3 फेजेस. यहाँ पे 3 फेजेस हैं. फर्स्ट वन इज जुवेनाइल फेज, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज. जुवेनाइल फेज क्या होता है? इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल जुवेनाइल फेज, हमारी जो लाइफ होती है उसमें 3 फेजेस होते हैं. मैं पहले बता देती हूँ. जुवेनाइल फेज, सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव फेज एंड द थर्ड वन इज सेनेस्केंट फेज. जुवेनाइल फेज एक पीरियड ऑफ ग्रोथ फेज होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स में देखते हैं, ये जो प्लांट है यहाँ पे ये अभी ग्रोथ हो रही है इसकी. ओके तो ये इसकी जुवेनाइल फेज चल रही है. इसकी क्या चल रही है? जुवेनाइल फेज. फेज इज नोन एज वेजिटेटिव फेज. इस फेज को हम वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं एंड कांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली इन दिस फेज. जैसा कि ये ग्रोथ फेज है, अभी बॉडी इसमें ग्रोथ कर रही है तो इस फेज में हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. सेकेंड वन है रिप्रोडक्टिव फेज. नाम से ही पता लग रहा है कि इस फेज में हमारी रिप्रोडक्शन अकर करेगी. जैसे कि जो प्लांट्स होंगे वो फ्लावरिंग करने लगेंगे. सो यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है जैसे कि पिक्चर में भी दिख रहा है. पीरियड ऑफ रिप्रोडक्शन. ओके
कम्स आफ्टर द जुवेनाइल फेज। ऑब्वियस है कि ग्रोथ के बाद ही हम कैपेबल होंगे रिप्रोडक्शन के लिए या फिर किसी काम के लिए, सो इट कम्स आफ्टर द जुवेनाइल फेज। सेनेस्किन फेज, एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। फॉर एग्जाम्पल, पहले प्लांट की ग्रोथ हुई, फिर उसने फ्लावरिंग की, देन उसकी डेथ हो गई, तो इट इज़ अ एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। इस फेज में आने के बाद हम रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे कि ये प्लांट यहाँ पे दिख रहा है कि इट इज़ नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस नाउ। लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन, ये लाइफ स्पैन की लास्ट फेज होती है और एजिंग अकर्स, जैसे कि एक छोटा सा बेबी है, पहले वो ग्रो हुआ, देन जब वो बड़ा हुआ, देन उसने अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए, देन उसकी डेथ हो गई जब उसकी एजिंग अकर हो गई। तो यही होते हैं, 3 फेजेस होते हैं, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेस्किन फेज। लेट्स स्टार्ट, आगे देखते हैं द रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स में अलग होती है और एनिमल्स में अलग होती है, इन दोनों में ही देखते हैं। इट इज़ द फेज ऑफ पीरियड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, हमने पढ़ लिया है ये। प्लांट्स में देखते हैं, प्लांट्स में भी 2 तरीके के प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट प्लांट होता है मोनोकार्पिक प्लांट एंड द सेकंड प्लांट इज पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट वो प्लांट्स होते हैं विच फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ, अपनी पूरी लाइफ में बस वो एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि कैरेट, वीट, राइस, रेडिश। और इसका बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दे भी रखा है और एग्जाम्स में पूछा भी जाता है, वो कि स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना, जिसका दूसरा नाम है नीला कुरेंजी, इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में भी, और बहुत तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना को हम क्या बोलते हैं या फिर नीला कुरेंजी को हम क्या बोलते हैं, और इन्होंने लास्ट टाइम फ्लावरिंग कब की थी, कौन से मंथ में की थी। ओके, सो स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना फ्लावर्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में ये एक बार फ्लावरिंग करते हैं। लास्ट टाइम इट फ्लावर्ड इन सितंबर अक्टूबर 2006, इन्होंने लास्ट टाइम सितंबर और अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग की थी। एंड द फ्लावरिंग कन्वर्टेड लार्ज हिली एरियाज ऑफ केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु into blue stretches that attracted a large number of tourists. It shows mass flowering. ये रहा वो एग्जाम्पल, ये वो फ्लावर है, स्ट्रॉबिलेंथिस कुंथियाना बोलते हैं इसे, जो कि ब्लू कलर का होता है। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। पॉलीकार्पिक प्लांट्स फ्लावर रैपिडली एट इंटरवल्स, अलग अलग इंटरवल्स पे ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। ये हमें हर सीज़न में दिखते हैं, जैसे कि समर्स में हमें हमेशा मैंगोज़ दिखते हैं, तो ये इट मीन्स वो हर एक टाइम इंटरवल में, मतलब 1 ईयर के गैप में हमेशा ही फ्लावरिंग करते हैं। फ्लावरिंग करने के बाद वो फ्रूट में कन्वर्ट्स होते हैं और वो हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पे हैं भी। ओके, अब देखते हैं एनिमल्स में। एनिमल्स भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज सीजनल ब्रीडर एंड द सेकेंड वन इज कंटिन्यूस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर्स होते हैं विच रिप्रोड्यूस एट पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर, जो कि पर्टिकुलर टाइम ऑफ ईयर में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बर्ड्स, फ्रॉग्स एंड लिजार्ड्स। जब इनकी फेवरेबल कंडीशंस आती हैं ये तभी रिप्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। कंटिन्यूस ब्रीडर्स, नाम से ही पता लग रहा है कि ये कंटिन्यूसली ब्रीड करते रहते हैं। सो कंटिन्यूस ब्रीडर्स रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर सेक्शुअल मैच्योरिटी, जैसे कि रैबिट, कैटल एंड पोल्ट्री। जैसे कि एग्जाम्पल्स हैं बर्ड्स, फ्रॉग्स, लिजार्ड्स, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सीजनल ब्रीडर्स। रैबिट, कैटल एंड पोल्ट्री, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंटिन्यूस ब्रीडर्स। रिप्रोडक्टिव फेज, cyclical changes in female. Following changes takes place in mammals. मेनली वैसे फीमेल्स में ही होती हैं ये चेंजेस, जो चेंजेस होती हैं। साइक्लिकल चेंजेस इन ओवरीज, जब हमारी रिप्रोडक्टिव फेजेस चल रही होती हैं तो बहुत सारी साइक्लिकल चेंजेस होती हैं हमारी बॉडी में जो अकर होती हैं, जैसे कि ओवरीज में साइक्लिकल चेंजेस होना, हार्मोनल चेंजेस होना, जैसे कि लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इन फीमेल्स। ये हमारे रिप्रोडक्टिव फेजेस में बहुत हेल्प करते हैं हमारी इन फीमेल्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड
estrus cycle बोलते हैं इसे. Menstrual cycle, cyclical changes in females of primates during reproductive phase. So what is primate? Monkey and human beings are examples of primates, and non-primates are elephants, like cat, dog. They are the examples of non-primates. So जो cyclical changes females में non-primates में हो तो हम उसे बोलते हैं estrus cycle, और जब वो cyclical changes primates में हो तो उसे बोलते हैं menstrual cycle. Thank you for watching my video. Please subscribe. And the last thing that कि अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमने लिंक भी प्रोवाइड कर रखा है. आप उस पर क्लिक करके नोट्स देख सकते हैं. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन वेव. आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. आज की इस वीडियो में हम इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कौन कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. आफ्टर अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट इवेंट्स. मैच्योरिटी अटेन करने के बाद सभी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इवेंट्स एग्जिबिट करते हैं. दीज इवेंट्स में बी ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्टेज, नेमली फर्स्ट है प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड वन है फर्टिलाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. सो प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन से पहले की स्टेज को बोला जा रहा है. यहाँ पे साफ पता लग रहा है प्री फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन के पहले की स्टेज फर्टिलाइजेशन के टाइम के इवेंट्स, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद के इवेंट्स. ओके, तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट वन इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. These are the events in sexual reproduction which occur prior to the fertilization. ये fertilization से पहले होने वाले events हैं sexual reproduction के अंदर. ये events 2 main events को involve करता है. ये pre-fertilization events में 2 main events होते हैं. So first one is gametogenesis. So it refers to the formation of gametes मेल एंड फीमेल. गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होना. दैट इज द प्रोसेस विच इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. कैटेगरीज ऑफ गैमेट. गैमेट को 2 डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है. फर्स्ट कैटेगरी है आइसोगैमेट. आइसो मीन्स होता है सेम, और नाम से ही पता लग रहा है जो गैमेट्स सेम हो. सो व्हेन द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, जैसे कि यहाँ पे बोल दिया इन्होंने, जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो और उन्हें हम देख के पता ना लगा पाएँ कि ये मेल गैमेट है या फिर फीमेल गैमेट. सो दे आर नोन एज आइसोगैमेट और होमोगैमेट्स. इनको हम आइसोगैमेट्स तो बोलते ही हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं होमोगैमेट्स. इसके एग्जाम्पल हैं सम ऑफ एल्गे. सो गाइज ये ध्यान रखना कि इसमें एल्गी बोला है बट सम ऑफ एल्गी की सारी कैटेगरीज इसके अंडर में नहीं आएंगी. इसमें बोला है सम ऑफ एल्गी की कुछ कैटेगरीज आइसोगैमेट्स के अंडर में आती हैं, एंड फंगाई. एंड द सेकेंड कैटेगरी ऑफ गैमेट इज हेटेरोगैमेट. आइसो सेम गैमेट, hetero obviously different gamete. So when the fusing gamete are morphologically distinct type, so they are known as heterogamete or also known as anisogamete. So in case of heterogamete, जब वो morphologically distinct हैं तो हम उन्हें देख के पता लगा सकते हैं कि which one is female gamete और which one is male gamete. So heterogamete के केस में
जो फीमेल गैमेट होती है उसको हम बोलते हैं एग या फिर ओवम, और मेल गैमेट को हम बोलते हैं एंथ्रोजॉइड या फिर स्पर्म। एग्जाम्पल हैं इसके फ्यूकस और राइजोपस एटसेट्रा। यहाँ पिक्चर्स में कुछ गैमीट्स हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे शो हो रहे हैं, जैसे कि ये दिस वन इज क्लैडोफोरा गैमीट। क्लैडोफोरा एक एल्गी है, ओके। और इन्हें देख के हम साफ दिख भी रहा है कि हमें नहीं पता कि विच वन इज मेल गैमीट और विच वन इज फीमेल। दे बोथ आर लुकिंग सेम, सो इट इज़ अ आइसोगैमीट। फ्यूकस गैमीट सेकंड है हमारा फ्यूकस गैमीट। ये भी एक एल्गी की ही कैटेगरी है, जैसे कि मैंने बताया भी था कि सम ऑफ एल्गी कम अंडर द आइसोगैमीट, सो ऑब्वियस है कि बाकी बची हुई हेट्रोगैमीट्स होंगी। सो फ्यूकस भी एक एल्गी की ही कैटेगरी है, ओके। और ये साफ पता लग रहा है कि ये दोनों के दोनों डिफरेंट हैं। और सबसे ज़्यादा कॉमन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ह्यूमंस के गैमेट, जो कि बहुत ही डिफरेंट दिखते हैं और हम 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं दैट इज़ फीमेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं एग या फिर बोलते हैं हम ओवम, और दिस इज स्पर्म, और या फिर हम इसको बोलते हैं एंथ्रोजॉइड, ओके। So does sexual reproduction always means gametes from two different individual? तो क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो गैमीट्स का फ्यूज़न होता है वो हमेशा दो डिफरेंट इंडिविजुअल की साइड से होता है? हमेशा दो डिफरेंट इंडिविजुअल ही गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं? सो गाइज इसका आंसर है नो। No, the gametes do not come from two different individual all the time. हमेशा हर केस में ऐसा नहीं होता। जैसे कि प्लांट्स के केस में ये होता है कि जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, कभी कभी सेम फ्लावर पे ही प्रेजेंट होते हैं, या फिर मेल और फीमेल फ्लावर के अंदर ही दोनों के दोनों जो गैमीट्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेम प्लांट के ऊपर लोकेट होते हैं। सो इस केस में इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। सो मोनोएसी प्रोमोट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सो ऑब्वियस है कि अगर मेल और फीमेल गैमीट्स बिल्कुल पास पास प्रेजेंट हैं तो उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रमोट होगी, ऑब्वियस है ये तो। So the gametes from sexual reproduction are coming from the same individual. और यहाँ पे जो gametes हैं यहाँ पे same individual से आ रहे हैं, की साइड से आ रहे हैं same individual की। For example है coconut and cucurbit exhibits monoecy. So इनके example हैं coconut और cucurbits. Similarly, अगर if the male and female flowers are located on different plants, then such a condition is called unisexual or dioecious. यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट है, वहाँ पे दोनों के दोनों जो गैमीट्स थे वहाँ पे सेम फ्लावर पे ही प्रेजेंट थे, सेम प्लांट पे ही प्रेजेंट थे, इसलिए हमने उसको बोला था बाइसेक्सुअल या फिर मोनोशियस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो डिफरेंट प्लांट्स पे लोकेट हैं, इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस। और डायोशी प्रिवेंट्स सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड प्रमोट्स क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और जब दो डिफरेंट जगह पे गैमीट्स फॉर्म होंगे या प्रेजेंट होंगे तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि वहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन मुश्किल में ही होगी, वहाँ पे हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन प्रमोट होगी। सो इसके एग्जाम्पल हैं डेट पाल्म, पपाया, ये दोनों ही डायोशी कंडीशन को एग्जिबिट करते हैं। इन द केस ऑफ एनिमल्स, यहाँ पे बात हो रही थी कि हम प्लांट्स में जब देखेंगे तो हम बोलेंगे बायसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल, बट ऐसी कंडीशन जब हम एनिमल्स में देखेंगे तो वहाँ पे ये बाइसेक्सुअल कंडीशन को हम हर्माफ्रोडाइट्स भी बोलते हैं। और इस बाइसेक्सुअल कंडीशन के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स हैं अर्थवॉर्म्स या फिर लीचेस। ये दोनों हर्माफ्रोडाइट एग्जाम्पल्स हैं हर्माफ्रोडाइट के।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल डिवीज़न ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। सो गैमीट के फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीज़न होना तो बहुत ज़रूरी है, और सेल डिवीज़न बस दो ही तरीक़ों से होती है, दैट इज़ आइदर माइटोसिस और मियोसिस। सो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि वो चाहे हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी से प्रोड्यूस हो या फिर डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी से प्रोड्यूस हो, इट डजेंट मैटर, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉइड ही होते हैं। ओके, सो इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हम दोनों ऑर्गेनिज्म में पढ़ेंगे कि हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कैसी सेल डिवीज़न होती है और डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कैसी सेल डिवीज़न होती है। सो इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म गैमेटोजेनेसिस इज़ ऑल अबाउट माइटोसिस। जो गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमीट का जो फॉर्मेशन होता है, इज़ ऑल अबाउट माइटोसिस। सो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हमेशा याद रखना कि माइटोसिस की हेल्प से हमारा गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होता है हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। सो दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस गैमेट्स बाय माइटोसिस। So haploid parental body is more common in the case of organism with relatively simple organization. जिनकी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है, उन ऑर्गेनिज्म के केस में हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी ज़्यादा कॉमन होती है। ओके, so in general majority of the monerans, fungi, algae and bryophytes possess a haploid parental body and hence produce gametes by mitosis. So mitosis हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जैसे कि मोनेरन्स, फंगाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, जिनकी बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सिंपल होती है, ये हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी पोजेस करते हैं, इसलिए इनके जो गैमीट्स होते हैं वो माइटोसिस की हेल्प से प्रोड्यूस होते हैं। अब देखते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। सो इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, इन द केस ऑफ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस इज अ मस्ट। ओके, सो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का, इसलिए वहाँ पे रिडक्शनल डिवीज़न होती है जिसे बोलते हैं हम मियोसिस। तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर, ये तो पता ही है, चाहे वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो या फिर डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, वहाँ पे हमेशा गैमीट्स की जब फॉर्मेशन होगी तो वो हमेशा हैप्लॉइड ही होंगे नेचर में। सो दस द डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर गैमीट्स बाय मियोसिस। यहाँ पे था दे प्रोड्यूस देयर गैमीट्स बाय माइटोसिस एंड दे प्रोड्यूस देयर गैमीट्स बाय मियोसिस। द रिमेनिंग कैटेगरीज ऑफ द प्लांट किंगडम, जितने भी रिमेनिंग कैटेगरीज हैं प्लांट किंगडम के, दैट इज टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, अलॉन्ग विद द मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स पोजेस डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी। ये सभी डिप्लॉइड पेरेंटल बॉडी को पोजेस करते हैं, दस दे रिक्वायर मियोसिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, इसलिए इनको मियोसिस की ज़रूरत पड़ती है एट द टाइम ऑफ गैमीट्स फॉर्मेशन। A unique characteristic property of diploid organism is the presence of myocytes. एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की, दैट इज मियोसाइट्स। सो व्हाट इज दैट मियोसाइट? सो मियोसाइट्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स found in diploid organism that undergoes meiosis to form गैमीट्स। ये एक ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि बस डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में ही फाउंड होते हैं, जो कि दैट अंडरगोज मियोसिस, जो कि मियोसिस प्रोसेस के अंडरगो जाते हैं और गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। ओके, नेक्स्ट है गैमीट ट्रांसफ़र। तो गैमेटोजेनेसिस, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, अब हमें उनको फ्यूज़ कराना है तो हमें गैमीट्स का ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मेल और फीमेल गैमीट्स को कंपैटिबली फ्यूज़ करना पड़ेगा। सो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, कंपैटिबल गैमीट्स मस्ट बी बॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूज़न, दैट इज़ फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। तो फॉर्मेशन के बाद मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न कराना, उनका फ्यूज़न फैसिलिटेट कराने के लिए हमें उन्हें बॉट टुगेदर, दे मस्ट बी बॉट टुगेदर, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके या फिर हम उसे बोल सकते हैं सिनगैमी हो सके। सो इन सम केसेस, यहाँ पे अलग अलग केसेस हैं, जैसे कि
कुछ केसेस, इन सम केसेस जैसे कि फंगाई और एल्गी में जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं वो दोनों ही मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स वो दोनों ही मूवमेंट कर सकते हैं। मोटाइल मीन्स मूवमेंट, वो दोनों ही मूवमेंट के कैपेबल होते हैं। एंड ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर फॉर फ्यूजन, तो दोनों ही फॉर एग्जाम्पल दैट, और ये दोनों ही फ्यूज़न करके एक साथ आ सकते हैं और फ्यूज़ हो सकते हैं बाय द मूवमेंट, एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करके। However, in majority of the cases, ज़्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। ज़्यादातर केसेस में होता है जो फीमेल गैमेट्स होती हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं, और जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है और उससे ट्रैवल करके फीमेल गैमेट तक आकर फ्यूज़न करनी होती है। सो देयर इज़ अ नीड ऑफ मीडियम थ्रू विच मेल गैमेट मूव, तो यहाँ पे एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे मेल गैमेट को मूव करके फीमेल गैमेट तक पहुँचना होता है, दैट इज़ नॉन मोटाइल, जो कि फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होती है और फ्यूज़ करके फॉर्मेशन करनी पड़ती है जाइगोट की। अब सेकंड केस है इन द केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने पढ़ा फंगाई और एल्गी के केसेस में क्या होता है, उन दोनों के केसेस में होता है जो मेल और फीमेल गैमेट होता है वो दोनों ही मोटाइल होते हैं और एक दूसरे के पास ट्रैवल करके फ्यूज़न कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके केस में होता है बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, दोनों ही मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पे फ्यूज़न कैसे होगी? सो इन दिस केस द नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर ट्रांसफर टू द नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ पोलन ग्रेन और पोलन ट्यूब। तो यहाँ पे जो फ्यूज़न होगा नॉन मोटाइल मेल गैमेट का नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट के साथ विद द हेल्प ऑफ पोलन ग्रेन्स, या तो वो पोलन ग्रेन्स की हेल्प की वजह से होगा या फिर वो पोलन ट्यूब की हेल्प से होगा। सो ईच एंड एवरी ट्रांसफर ऑफ द गैमेट इज डन टू फैसिलिटेट द अल्टीमेट इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फर्टिलाइजेशन। तो ये ट्रांसफ़र हम फर्टिलाइजेशन के लिए करते हैं। ओके, सो पोलन ग्रेन्स, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आपने पढ़ ही लिया होगा कि क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स। सो पोलन ग्रेन्स आर द कैरियर ऑफ मेल एंड फीमेल विच आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर are transferred to stigma of carpel through the process of pollination. So pollen grains कैरियर की तरह हेल्प करते हैं मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न कराने के लिए, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन। जो मेल गैमेट होता है वो एंथर में प्रोड्यूस होता है और वहाँ से ट्रांसफ़र होके स्टिग्मा तक पहुँचता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसके भी दो टाइप्स हैं। सो फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, बताया मैंने, जहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, टू स्टिग्मा दैट इज फीमेल पार्ट, टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। याद रखिएगा कि ये सेम फ्लावर हैं और डिफरेंट फ्लावर भी हो सकते हैं, या तो सेम फ्लावर में या फिर डिफरेंट फ्लावर में, ऑफ सेम प्लांट। समझ आया? कंफ्यूज हो गया? मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे एक फ्लावर पॉट है या फिर कोई गमला है, उसमें 3 फ्लावर्स हैं। ओके, तो कभी कभी एक ही फ्लावर के अंदर दोनों मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक दूसरे में ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन उसे बोलते हैं। या फिर इस फ्लावर के अंदर हो सकता है कि मेल गैमेट प्रेजेंट हो और इसी गमले के दूसरे फ्लावर में हो सकता है कि फीमेल गैमेट प्रेजेंट हो, तो इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में गैमेट ट्रांसफ़र होगा और इन दोनों की जो होगा फ्यूज़न होगा इन दोनों के बीच में और फर्टिलाइजेशन अगर हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब सेम प्लांट के अंदर ही जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सो इसका उल्टा होगा क्रॉस पॉलिनेशन। सेकेंड है हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। सो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ अदर प्लांट्स। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हेयर, यहाँ पे क्या है, 2 फ्लावर पॉट हैं और यहाँ पे इस फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे
हमारा जो गैमीट है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। सो इसे बोलेंगे हम क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, अब हमारा गैमेटोजेनेसिस भी हो चुका और गैमीट ट्रांसफ़र भी हो चुका। ये दो इवेंट्स है जो कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आते थे और हमने इन्हें पढ़ लिया है। नाउ हम सेकेंड इवेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि था fertilization event. Okay, so fertilization refers to the process of fusion of male and female gamete to form zygote. वहाँ पे था कि गैमेटोजेनेसिस हुआ, इट मीन्स फॉर्मेशन हो गई अब गैमीट्स की, गैमीट ट्रांसफ़र भी हो गया। अब है फ्यूज़न का, ज़रूरी नहीं जो गैमीट ट्रांसफ़र हुआ है वो फ्यूज़ भी हो। ओके, सो फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न। यहाँ पे है कि मेन प्रोसेस है यहाँ पे फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट ताकि जाइगोट की फॉर्मेशन हो सके। इस प्रोसेस को हम सिनगैमी भी बोलते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिनगैमी फर्टिलाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ सिनगैमी यहाँ पे जो बोल रहा है कि फर्टिलाइजेशन दो तरीके की होती है। सो फर्स्ट वन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। नाम से ही पता लग रहा है जो फर्टिलाइजेशन बाहर हो, एक्सटर्नल मीडियम में हो। सो ये ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलती है। सो इन मोस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो सिनगैमी अकर्स इन वाटर, पानी के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज इन एन एक्सटर्नल मीडियम, जो कि एक एक्सटर्नल मीडियम है। एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल मीडियम। Organisms exhibiting external fertilization produces and release large number of gametes into the external medium. So जो भी external fertilization exhibit करते, जो भी organism करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स को प्रोड्यूस और रिलीज़ करना पड़ता है ताकि वो फ्यूज़ हो सकें। ओके, सो दिस इज़ डन टू इंक्रीज द चांसेस फॉर सिनगैमी टू अकर, ताकि सिनगैमी के चांसेस बढ़ जाएं। सो मोस्ट ऑफ द फिशेस एंड एम्फीबियंस अलॉन्ग विद मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे exhibits external fertilization. However, this type of fertilization always poses a great threat to the offsprings as they are highly exposed to predators. So external fertilization में एक demerit है कि जो fertilization होती है उसमें जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अटैक की और मतलब बहुत ज़्यादा खतरा होता है प्रीडेटर्स से, ताकि क्योंकि वो खुले में होते हैं और कोई भी इजीली उन पर अटैक कर सकता है। सो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एक डीमेरिट है। तो सेकंड है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ जस्ट अपोजिट टू द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होती है उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ह्यूमंस में, जो कि फीमेल होती है। फीमेल 9 मंथ तक बेबी को अपने वॉर्म में रखती है, जिसे बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन, अपने बॉडी के अंदर रखना, इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो इस टाइप के फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। So it is a common feature of every organism exhibiting internal fertilization that the female gamete is formed inside the body of the female parent. तो हमेशा देखा गया है जो भी ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उसमें जो फीमेल गैमेट होता है वो हमेशा फीमेल पेरेंट के इनसाइड द बॉडी फॉर्म्ड होता है। कभी भी वो बाहर उसकी फॉर्मेशन नहीं होती, हमेशा वो बॉडी के इनसाइड फॉर्म होता है। और जो मेल गैमेट होता है उसे फिजिकली बॉट किया जाता है फीमेल गैमेट के नियर, ताकि वो फर्टिलाइजेशन अगर हो सके। नेक्स्ट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया जिसमें हमने पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन का इवेंट भी पढ़ लिया जहाँ पे फ्यूज़न हुई थी। अब फ्यूज़न के बाद के इवेंट्स को बोला जा रहा है यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स रेफर्स टू ऑल द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन taking place after fertilization, that is after the formation of zygote. zygote के formation के बाद के जितने भी events यहाँ पे होंगे उसे हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और इसमें सबसे बड़ा जो इवेंट होता है वो है इन द स्टेज ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस।
एम्ब्रियो की डेवलपमेंट का स्टेज। ओके, सो जाइगोट, सबसे पहले है हमारी जाइगोट की फॉर्मेशन। सो फॉर ऑर्गेनिज्म, आइदर चाहे वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा हो, अगर वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कर रहा है तो जाइगोट की फॉर्मेशन ऑब्वियस है कि एक्सटर्नल मीडियम में होगी, और अगर वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट कर रहा है तो जाइगोट की फॉर्मेशन इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म होगी, जैसे कि एग्जांपल है फीमेल ऑफ द मतलब वीमेंस में फीमेल। ओके, so zygote is the vital link between two successive generations which ensures the continuity from generation to generation. So zygote की ये परफेक्ट डेफिनेशन है कि जो जाइगोट होता है वो एक वाइटल लिंक होता है दो सक्सेसिव जनरेशन्स का, जो कि इंश्योर करता है कंटिन्यूटी को जनरेशन टू जनरेशन तक, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक वो कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है। सेकंड है हमारा एम्ब्रियोजेनेसिस। सो एम्ब्रियोजेनेसिस बताया था ऊपर कि द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। सो फर्स्ट वन इज सेल डिवीज़न। तो इसके डेवलपमेंट में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? सो फर्स्ट वन है सेल डिवीज़न, कि पहले होगी सेल डिवीज़न, जाइगोट की सेल डिवीज़न होगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स प्रोड्यूस हो सके। एंड द सेकंड प्रोसेस इज सेल डिफरेंशिएशन, ताकि न्यू सेल्स फॉर्म हो और सेल डिवीज़न से न्यू न्यू ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ वो में कन्वर्ट हो जाए, जो हमारा जाइगोट है। सो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जो जाइगोट होता है एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एंड द फूड फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो कम्स फ्रॉम अ स्पेशल टिश्यू which is known as endosperm, okay, which comes from that is a, not o, sorry, so from a special tissue known as endosperm. So जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें जब जाइगोट की एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही होती है जाइगोट से, तो वहाँ पे एक स्पेशल फूड होता है, एक स्पेशल टिश्यू होता है जो कि होता है एंडोस्पर्म, जो कि हेल्प करता है एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में। सो अल्टीमेटली द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल मैच्योर्स इनटू सीड। ये एनसीईआरटी में दिया है कि, और पूछा भी जाता है कि कौन सा पार्ट सीड में कन्वर्ट होता है, कौन सा पार्ट फ्रूट में कन्वर्ट होता है और कौन सा फ्रूट वॉल में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सो जब हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो एक ओव्यूल की फॉर्मेशन होती है जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जो कि मैच्योर होके सीड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ओव्यूल है मैच्योर्स इनटू सीड, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और जब फ्रूट की फॉर्मेशन हो जाती है तो फ्रूट एक स्पेशल फ्रूट वॉल में डेवलप कर लेता है अपने लिए। फ्रूट डेवलप करता है एक स्पेशल फ्रूट वॉल जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्प, एंड जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम, ये सारे के सारे फॉल ऑफ हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ओके, सो thank you for watching my video. Guys, please subscribe, like and also comment.